नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सल्तनत काल की जो संस्कृति रही वो कैसी रही। देखिए, सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश थे। 5 वंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उन 5 वंशों से मिला जुला करके उनकी संस्कृति कैसी रही उसको हम देखेंगे। देखिए, सल्तनत काल की संस्कृति, पहला पॉइंट इसमें यह है कि सल्तनत काल में जो शासन का प्रधान होता था उसको सुल्तान कहा जाता था। देखिए, मुगल काल में जो मुख्य प्रधान है उसको क्या कहा जाएगा, उसको बादशाह कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्तनत काल में शासन का जो प्रधान होता था उसको सुल्तान कहा जाता है। यद्यपि इस सल्तनत काल में शासक निरंकुशता जैसे व्यवहार को अपनाता था, किंतु वह शरीयत द्वारा सीमित था। देखिए, शासक ना ये निरंकुश व्यवहार को अपनाता था, लेकिन शरीयत जो कि आपका कुरान होता है, कुरान में जो कठोर नियम होता है उसी को शरीयत कहा जाता है। तो शरीयत द्वारा वह सीमित था। देखिए, जो कुरान होता है, कुरान में कुछ लचीले नियम होते हैं और कुछ कठोर नियम होते हैं। तो कुरान के कठोर नियम को शरीयत कहा जाता है और कुरान के लचीले नियम को यानी उदार नियम को क्या कहा जाता है, तरीकत कहा जाता है। तो सल्तनत काल का जो शासक होता था वह निरंकुशता जैसे व्यवहार को अपनाता था, किंतु वह शरीयत द्वारा सीमित था, यानी कुरान के कठोर नियम द्वारा वह सीमित था। सल्तनत काल में जो अमीर तुर्क सरदार हुआ करते थे वो प्रभावहीन किस शासक के शासन काल में हुए थे, तो बलबन और अलाउद्दीन इन दो शासकों के शासन काल में अमीर तुर्क सरदार क्या थे, एकदम प्रभावहीन हो गए थे। आप जानते होंगे कि जब मैंने वहाँ पर पढ़ाया था तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का उपयोग किया था, जिसके द्वारा अमीर तुर्क प्रभावहीन हो गए थे। और अलाउद्दीन ने विद्रोहियों के बीवी बच्चों को मारने की प्रथा का प्रचलन करके अमीर तुर्क सरदारों को प्रभावहीन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों में से बलबन और अलाउद्दीन, इन दो शासकों के शासन काल में अमीर सरदार एकदम प्रभावहीन हो गए थे। अमीर सरदारों का सबसे ज़्यादा महत्व अगर बढ़ा है तो वह लोधी वंश में चरमोत्कर्ष पर था। तो अमीर सरदार जो हैं इनका जो महत्व है वो चरमोत्कर्ष पर कब था, लोधी वंश के शासन काल में ये चरमोत्कर्ष पर था। अब लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी के शासन काल में जो अमीर तुर्क हैं ये अपने चरमोत्कर्ष पर थे, क्योंकि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी अमीर सरदारों को, अमीर तुर्क मुसलमानों को क्या कहता था, मकसद ए अली कह करके पुकारता था और उनको अपने समकक्ष का दर्जा देता था, समानता का दर्जा देता था, भाईचारे के सिद्धांत को लाया था। तो इस तरह से लोधी वंश के शासन काल में अमीरों का जो महत्व था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, है ना। अब देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था, है ना। सल्तनत काल में मंत्रि परिषद को किस नाम से जाना जाता था, मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। मंत्रि परिषद बैठक जिस स्थान पर होता था उस स्थान को मजलिस ए खास के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सल्तनत काल में मंत्रि परिषद को क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मंत्रि परिषद की बैठक स्थल को क्या नाम दिया जाता था, मजलिस ए खास नाम दिया जाता था, है ना। और सल्तनत काल का जो कानून है वह किस पर आधारित था, तो सल्तनत काल में जो मुस्लिम कानून था उसका आधार क्या था, शरीयत था। अभी हमने बताया कि कुरान में कठोर नियम जो दिए गए हैं उनको शरीयत कहा जाता है और कुरान में जो उदार नियम यानी लचीले नियम हैं उनको कहा जाता है तरीकत। अब देखिए, सल्तनत काल में जो राजस्व कर व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो सल्तनत काल का राजस्व व्यवस्था यानी कर व्यवस्था कैसी थी, तो सल्तनत काल में एक उस्र कर हुआ करता था। उस्र कर को कौन देता था, है ना, तो जो उस्र कर है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुसलमान लोग भूमि का उपयोग करते थे, उन भूमि का उपयोग करने के बदले में जो मुसलमान कर देते थे उनको उस्र कर कहा जाता था। खराज कर क्या होता है, जो गैर मुसलमान हैं यानी हिंदू धर्म को या जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को, अन्य कोई भी धर्म हो यानी मुस्लिम धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को मानने वाले लोगों से भूमि उपयोग के बदले में लिया जाने वाला कर खराज कर कहलाता था। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। जकात क्या है, ये जकात मुसलमान
मुसलमानों से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर है, यानी धर्म को लेकर के कर लिया जाता था। एक मुसलमान धर्म को यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग ज़कात कर दिया करते थे, और जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान के अलावा अन्य थे यानी गैर मुसलमान थे, उन गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उस कर का नाम क्या था? जजिया कर था। और खम्स क्या था? युद्ध से लूट पाट करके लाई गई धन संपत्ति में से जो हिस्सा शासक का बनता था उसको कहा जाता था खम्स कर, है ना। तो इस तरह से उसर क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात क्या है? मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग धार्मिक कर देते थे उसको जकात कहते थे। और जजिया ये गैर मुसलमान धर्म को मानने वाले लोगों को जो धार्मिक कर देना पड़ता था उसको जजिया कहा जाता था। और खम्स क्या है? युद्ध से लूट कर लाई गई धन संपत्ति में से जो हिस्सा शासक का होता था उसको कहा जाता था खम्स। वो एक प्रकार का कर था। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मंत्री एवं उससे संबंधित जो विभाग था वो क्या था? वजीर वाला पद जो है आज के समय में उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख प्रधानमंत्री होता था, उसको क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार को कहा जाता था। प्रांत से जो भी आय व्यय, जो प्रांत की आय व्यय थी उसका लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति को, है ना, लेखा विभाग को लेखाकार कहा जाता था। और उसको अरबी भाषा में मुशर्रिफ ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था। और इस दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग है इसको गठित करवाने वाला जो शासक था उसका नाम है बलबन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सैन्य विभाग जो गठित किया गया था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इस दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग को स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो वो कौन था? बलबन था। देखिए जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी मैंने बताया ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। यहाँ से भी पूछ सकता है कि उस्र कर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उस्र कर कौन देते थे? गैर मुसलमान देते थे, मुसलमान देते थे, या फिर गैर मुसलमान धार्मिक कर देते थे, या मुसलमान भूमि कर देते थे? तो इस तरह से पूछा जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को अगर आप तैयार करके रखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी मदद मिलेगी। अब देखिए आगे, दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग को कहा जाता था और बलबन ने इसको गठित करवाया था। काजी उल जकात ये क्या कौन सा पद है? तो जो शासक होता था ये तो शासक यानी सुल्तान का पद सर्वोच्च पद था। और सुल्तान के बाद जो उच्च पद था वह न्याय विभाग का था। तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो काजी उल जकात कहलाता था, है ना। दीवान ए खैरात हो या दीवान ए बंदगान हो या दीवान ए इस्तिहाक हो। दीवान ए खैरात का मतलब दान विभाग, दीवान ए बंदगान का मतलब दास विभाग, और दीवान ए इस्तिहाक का मतलब पेंशन विभाग, है ना। इन तीनों विभागों को गठित करवाने वाला या इन तीनों विभागों को स्थापित करवाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए बंदगान विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग को स्थापित करवाया था। तो यहाँ से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये जान लीजिए कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत में जो तुम्हारा इकाइयाँ हैं बटी है ना, सबसे बड़ी इकाई सल्तनत होता था। सल्तनत से छोटा, जैसे आज के डेट में हमारा एक देश है तो देश में कई राज्य हैं, एक राज्य में आ जाएं तो कई ज़िले हैं, उसमें देखा जाए तो कई परगना है, कई परगना के अंतर्गत देखा जाए एक तो उसमें क्या है, ग्राम है। तो वैसे ही यहाँ पर था सल्तनत सबसे बड़ा इकाई था। इसके बाद इसमें कई प्रांत हुआ करते थे, यानी सल्तनत में कई प्रांत थे। और इस प्रांत में क्या हुआ करते थे, सिको हुआ करते थे जिसको ज़िला कहा जाता है ना। इक्ता, ये सल्तनत के बाद जो छोटी इकाई थी वो इक्ता थी जिसको प्रांत कहा जाता था। और इसके बाद जो छोटी इकाई होती थी उसको सिको कहा जाता था, यानी ज़िला कहा जाता था। इसके बाद जो छोटी इकाई होती थी उसको परगना कहा जाता था। और सल्तनत काल की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम कही जाती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि सल्तनत काल में सल्तनत के बाद की इकाई कौन सी थी? तो सल्तनत के बाद की इकाई क्या थी? इक्ता थी जिसको प्रांत कहा जाता था। इक्ता के
बाद की इकाई क्या थी? सिको थी। एकता से छोटी इकाई सिको थी, जिसको जिला कहा जाता था। और जिला के या सिको के बाद की छोटी इकाई कौन सी थी? परगना थी। और इसके बाद की छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। तो यहाँ से ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी पॉइंटों को एक विद्यार्थी को तैयार करके रखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट बन करके, एग्ज़ाम में प्रश्न बन करके आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।